हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनियस शब्द से हुई है। कम्युनियस शब्द का अर्थ है जानना या समझना। अब नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की संचार की प्रक्रिया किस तरह से होती है। इसमें फर्स्ट नंबर पर है संचारक, नेक्स्ट है संदेश, फिर है माध्यम एंड लास्ट प्रापक। जैसे लिखा है, वह प्रक्रिया जो संदेश देने वाला संचारक यानी सेंडर एवं संदेश प्राप्त करने वाला रिसीवर के बीच निरंतर चलती रहती है। ये क्रिया बताई गई कि कंटिन्यूअस होती रहती है, क्योंकि जो सेंडर होता है वो अपना मैसेज जो है वो किसी भी मीडियम से रिसीवर तक पहुंचाता रहता है। तो ये प्रक्रिया जो है कंटिन्यू रहती है। संचार प्रक्रिया में संचारक, संदेश और प्रापक, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर तीनों प्रमुख मूल तत्व होते हैं जिनसे संचार प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संचारक, सेंडर एवं प्रापक, रिसीवर की संदेश संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अब संप्रेषण के लिए सेंडर और रिसीवर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई मैसेज भेजेगा, यानी मैसेज भेजने वाला होता है सेंडर और मैसेज को प्राप्त करने वाला रिसीवर, और सेंडर और रिसीवर के बिना संप्रेषण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। अब जैसे इसमें लिखा है सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है इसमें संचारक। संचारक यानी कोई भी मैसेज को भेजने वाला, और फिर है संदेश या मैसेज, जो भी मैसेज भेजा जा रहा है। माध्यम, सेंडर जो है अपना मैसेज जिस माध्यम से भेज रहा है, जैसे माध्यम में आपका लेटर के माध्यम से भेज रहा है, या पोस्ट के माध्यम से किसी लेटर को भेज रहा है, या फिर आपका जीमेल है, ईमेल है, इसके माध्यम से भेज रहा है। प्रापक, जिसे वो रिसीव करना है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसमें सबसे पहले है सेंडर। इसे अगर दिख नहीं रहा तो इसे जूम करके देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले है सेंडर। सेंडर जो है वो किसी संदेश को, किसी मैसेज को भेजेगा। फिर है एनकोडिंग। एनकोडिंग को हम सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एंसाइंट पीरियड, पुराने ज़माने में जैसे कि लोग लेटर को लिफाफे में भेजा करते थे, तो वो लिफाफा जो है, लिफाफे में बंद होने की जो प्रक्रिया वो एनकोडिंग है। फिर माध्यम। माध्यम जैसे कि कोई भी लेटर उसे पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, तो पोस्ट हो गया हमारा माध्यम। प्रापक यानी रिसीव, जिसको रिसीव करना है हमारा मैसेज या सेंडर का मैसेज। फिर है डिकोडिंग। डिकोडिंग, जब सेंडर ने किसी एनवलप में रखकर कोई लेटर या मैसेज दिया है, अब उसको जब रिसीवर जो है उसको ओपन करेगा, उसको खोलेगा, तो ये प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाएगी। फिर इसके बाद में आती है फीडबैक। अब रिसीवर ने को जो मैसेज मिला है या उससे जो बात कही गई है, तो उसे अपना रिप्लाई जो देना है, जो अभिव्यक्ति करनी है, वो फीडबैक में आएगी। ओके, आगे देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया को समझने में मुख्य आधारभूत 5 प्रश्न शामिल होते हैं। हु, व्हाट, हुम, व्हाट इफेक्ट, विच मीडियम। कौन, जैसा पता चल रहा है कौन है कि सेंडर कौन है, या फिर क्या क्या भेजा जा रहा है, यानी कि मैसेज किसको, कि मैसेज किसको भेजा जा रहा है, तो रिसीवर के लिए जो कि प्राप्त करने वाला है। क्या प्रभाव, अब प्रभाव किस पे पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बात है या कोई भी क्वेश्चन है तो पूछा, या कोई भी हालचाल पूछना है तो पूछा कैसे जाएगा, रिसीवर से, जिसे उसे मैसेज को प्राप्त करना है। तो इफेक्ट जो है रिसीवर पे पड़ेगा, किस माध्यम के द्वारा भेजा जा रहा है, और उसका मैसेज भेजने का जो मीडियम क्या है, किस तरीके से भेजा गया है। अब देखते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व में प्रेषक या स्रोत। प्रेषक संदेश देने वाले व्यक्ति को कहते हैं, इसके द्वारा संदेश को प्रेषण किया जाता है। संप्रेषक संदेश द्वारा प्रापक के व्यवहार को गति प्रदान करने वाली शक्ति है।
व्यक्ति या व्यक्तियों का वह समूह स्रोत कहलाता है जो श्रोताओं को कोई संदेश पहुंचाना चाहता है। स्रोत दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। फिर इसमें लिखा है प्रेषक, ठीक है। प्रेषक यानी सेंडर, जो संदेश को भेज रहा है। अब इफेक्ट किस पे पड़ेगा? रिसीवर पे, क्योंकि आंसर उसे देना है। तो ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो किस पर लगा? रिसीवर पर। और स्रोत जो दो प्रकार के बताए गए हैं उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या होता है? सेंडर और रिसीवर आमने सामने होते हैं। और इनडायरेक्ट सोर्स में सेंडर और रिसीवर आमने सामने नहीं होंगे, लेकिन संप्रेषण की प्रक्रिया चालू रहेगी। फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट है इसका संदेश, मैसेज और इंट्रोडक्शन। संदेश में सूचना है, कोई भी विचार है, संकेत है, दृष्टिकोण, निर्देश, आदेश, सुझाव आदि शामिल है। क्योंकि मैसेज में कुछ भी भेजा जा सकता है जो हम भेजना चाह रहे हैं। ये लिखित भी हो सकता है, मौखिक, शाब्दिक, सांकेतिक, किसी भी तरह से हो सकता है। लेकिन जो मैसेज होता है उसके लिए इजी होना चाहिए, इजी, सरल तथा स्पष्ट भाषा में होना चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। संप्रेषण में दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार संदेश प्रापक है, जिसके लिए संदेश रिसीव करना है। ये पक्षकार संदेश को प्राप्त करता है, जिसके बिना संदेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। ये रिसीवर है, ये संदेश की प्रक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। जब संदेश प्रापक द्वारा संदेश को मूल रूप से अथवा उसी दृष्टिकोण अनुसार समझ लिया जाता है जैसा कि संदेश प्रेषक संप्रेषित करता है, तब संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति का ही प्रतिपुष्टि कहते हैं। अब प्रतिपुष्टि, सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया है, रिसीवर को मिल गया, अब रिसीवर को जो रिप्लाई करना है, जो अभिव्यक्ति करनी है, वो हमारी फीडबैक कहलाएगी। संचार प्रक्रिया का सैद्धांतिक स्वरूप एक जैसा ही है। सामान्यतः संचार 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है या 5 प्रक्रियाओं से संपन्न होता है। पहली प्रक्रिया, जैसा कि आपको बताया गया है कि संचार की पहली प्रक्रिया में मुख्यतः 3 तत्व भाग लेते हैं, संचारक, संदेश और प्रापक। इसके अंतर्गत संचार एक मार्गीय होता है। संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश सीधे प्रापक तक पहुंचता है। पहली प्रक्रिया में ये जो तीनों भाग हैं ये सम्मिलित रहते हैं और जो हमारा मैसेज होता है वो डायरेक्ट रिसीवर तक पहुंचना होता है। अब देखते हैं दूसरी प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत संचारक और प्रापक को क्रमशः एक दूसरे की भूमिका निभानी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य एक पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है। कैसे हो जाता है ये समझते हैं। दोनों एक दूसरे की भूमिका कैसे निभाएंगे। सेंडर है, वो मैसेज सेंड करेगा किसी भी मीडियम से, मैसेज जो है वो रिसीवर के लिए प्राप्त हो जाएगा। फिर वो जो रिप्लाई देगा, कौन? रिसीवर। जब रिसीवर रिप्लाई दे रहा है तो वो सेंडर बन गया, क्योंकि अब वो मैसेज सेंड कर रहा है, वो रिप्लाई कर रहा है। और अब किसे मैसेज मिल रहा है? जो पहले सेंडर था, अब वो रिसीवर की भूमिका निभा रहा है। इस तरह से दोनों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित हो जाता है। थर्ड प्रोसेस है संचार की तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत संचारक निर्णय लेता है कि उसे कब, क्या, किसे और किस माध्यम से संप्रेषित करना है। अर्थात संचारक संदेश संप्रेषित करने के लिए संचार माध्यम का चुनाव करता है। इसमें मीडियम, तीसरी प्रक्रिया में जो है मीडियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। फोर्थ प्रोसेस में देखते हैं संचार की चौथी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रापक किसी माध्यम से प्राप्त संचारक के संदेश को ग्रहण करने के उपरांत अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर व्याख्या करता है। तदुपरांत बोलकर, लिखकर या अपनी भाव भंगिमाओं से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जो फीडबैक देता है रिसीवर संदेश को प्राप्त करने के बाद में, वो चौथी प्रक्रिया के अंतर्गत यानी फोर्थ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। अब ये है फिफ्थ एंड लास्ट प्रोसेस। संचार प्रक्रिया में संचारक अपने संदेश को गुप्त भाषा में जिसे इनकोड करता है
और किसी माध्यम से संप्रेषित कर लेता है तथा अपना फीडबैक व्यक्त कर देता है तो संचार प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं आती हैं जिससे संदेश कमजोर, विकृत और अप्रभावी हो जाता है। मेनली इसमें क्या होता है, बाधाओं को लिया गया है फिफ्थ प्रोसेस में। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई टीचर है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक टीचर है, वो अपनी क्लास में पढ़ा रहा है बच्चों को। तो आजकल गर्मी का मौसम है, अब वो पढ़ा तो रहा है लेकिन लाइट चली गई तो फ़ैन ऑफ हो गया, या फिर जो वहाँ लाइट की व्यवस्था थी वो ख़राब हो गई किसी भी तरह से। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान टीचर की तरफ ना जाके उस फैन पे जाएगा या उस रोशनी पर जाएगा। तो इस तरह से उस टीचर के संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न हो गई। तो फिफ्थ प्रोसेस में बाधाओं को लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो है वो हो गया है। ओके, थैंक यू।